चलो, तो ये हो गए वायरल डिसीजेस। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोअल डिसीज, प्रोटोजोआन की वजह से होने वाले डिसीजेस, जिसमें आपको पहला डिसीज जो पढ़ना है दैट इज मलेरिया, राइट। अब मलेरिया के पेशेंट को अगर आप देखोगे तो आपको पेशेंट ऐसा मिलेगा, राइट। आपने यह कई बार देखा भी होगा, उस पेशेंट को बहुत सारा ठंड लगने लगता है। अब कितने भी कंबल अगर ओढ़ लेगा तो उसकी ठंडी कम नहीं होती, क्योंकि बेसिकली ये ठंड जो होती है वो इंटरनल होती है, इज नॉट एक्सटर्नल, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हम मलेरिया से हट के थोड़ा सा इस फीवर की ही थोड़ी सी बात करते हैं, राइट। फिर मलेरिया पे आएंगे, मैकेनिज्म ऑफ फीवर अभी हम यहाँ पे पढ़ने जाने वाले। देखो, इस मलेरिया के पेशेंट को अगर देखोगे तो ये कोई वाइब्रेटरी मोड पे नहीं है, राइट। इसको बहुत ठंड लग रही, उसके बाद इसके बॉडी में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है एंड इसको बाद में स्वेटिंग भी होने लगता है। म्हणजे काय, एकंदरीत हिवाळा, उन्हाळा आणि पावसाळा सगळं एका ठिकाणी, राइट। अब ये फिनोमिनन कैसे होता है, इसलिए ज़रा हम हमारे टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो, हमारा टेम्परेचर ये नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है एंड किसी भी हालत में हम इसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का एक पार्ट जो कि एक्ट करता है एज अ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट यानी कि जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एंड वो आप जानते हो वो कौन सा है हमारा पार्ट, दैट इज हाइपोथैलेमस। एंड इस थर्मोस्टेट का जो सेट पॉइंट होता है दैट इज अ नॉर्मल यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। तो हाइपोथैलेमस का जितना सेटिंग रहेगा उतना ही टेम्परेचर हमारी बॉडी मेंटेन करेगी, ठीक है। नॉर्मली कितना मेंटेन रहता है, 37। अब विंटर में यानी कि ठंडी में अगर हम देखेंगे तो हमें कपकपी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है, राइट। ऐसा इसलिए होता है, बेसिकली विंटर में आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से आपके बॉडी से हीट लॉस बहुत ज़्यादा होती है एंड आपके बॉडी का टेम्परेचर भी फॉल होने लगता है। बट क्या आपको होने देना है, नहीं। तो फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए जो हम सिस्टम में अपनाते हैं वो मसल के सिस्टम। बेसिकली बात क्या होती है, इन जनरल हमारे बॉडी में टेम्परेचर कंटिन्यूस बनते रहता है बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास होता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके वजह से हमारे बॉडी में कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ हीट बनती है एंड जिसकी वजह से वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हम कर सकते हैं। बट सर्दियों में या अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत कम है तो ये टेम्परेचर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि BMR कोप अप नहीं कर सकता, यानी कि BMR की वजह से हम उतना टेम्परेचर अभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें एडिशनल मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा, तब हमारा हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है हमारे मसल्स को। तो मसल मेटाबॉलिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं एंड इसकी वजह से मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, हीट जनरेशन भी ज़्यादा होता है। ये बात होती है विंटर की। समर में अगर हम देखेंगे हमें स्वेटिंग होने लगता है। अब ये ऐसा क्यों, बेसिकली समर में एक्सटर्नल टेम्परेचर ये आपके बॉडी से ज़्यादा है एंड इसकी वजह से हीट लॉस कम हो रहा है, गेन ज़्यादा होता है, तो आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बट क्या आपको ये बढ़ने देना है, नहीं। ये तो आपको उतना ही मेंटेन करना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा लॉस करना पड़ेगा हीट को। तो वो जो नॉर्मल रूटीन मैकेनिज्म है आपके हीट लॉस के, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये काफ़ी नहीं होते, इसलिए बॉडी एक मैकेनिज्म और ऐड कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। वो स्वेटिंग से होता है, आपको स्वेट आता है, स्वेट इवेपोरेट होता है एंड आपकी बॉडी का टेम्परेचर लॉस होता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब फीवर ये आपको कैसे आता है, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ता कैसे। तो फीवर जो आता है ये आपको कुछ केमिकल्स की वजह से आता है। अब ये केमिकल्स आपके बॉडीज के तरफ से भी सिक्रेट किए जा सकते हैं या पैथोजेंस के तरफ से भी आ सकते हैं एंड इन सभी केमिकल्स को हम एक साथ बोलते हैं पायरोजेंस। ठीक है, पायरेक्सिया यानी कि फीवर एंड पायरेक्सिया को, फीवर को लाने वाले यानी कि पायरोजेंस, एंड इनका इफेक्ट जो होता है हमारे हाइपोथैलेमस पे, राइट। हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट कैसा होता है, ये इसके सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं। 37 जो इसका सेट पॉइंट होता है, इसको ये हायर लेवल पे सेटअप कर देते हैं, राइट। तो जितना लेवल पे ये सेट हो जाएगा हाइपोथैलेमस, उतना ही ये टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा हमारा बॉडी, राइट। तो बेसिकली अब 37 से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको BMR काफ़ी नहीं होगा, आपके बॉडी में आपको एडिशनल मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो एडिशनल मैकेनिज्म कौन सा होगा, मसल्स का। तो इसमें शुरुआत में आपको कपकपी लगने, राइट। इसको हम चिल्स बोलते हैं या शिवरिंग बोलते हैं, चिल्स या शिवरिंग। तो चिल्स या शिवरिंग होने की वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर अब यहाँ पे राइज होने लगता है। देखो, हम यहाँ पे ग्राफ भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्राफ निकालता हूँ। सी दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, रेड में लेते हैं, राइट। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर एंड दिस इज योर टाइम लाइन।
ठीक है। तो हमारे लिए जो 0 पॉइंट रहेगा दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये जो नॉर्मल पॉइंट है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही पायरोजन आपके बॉडी में आ गए, दे एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, एंड ये हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट 37 था उसको हायर पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें आपके मसल में शिवरिंग होने लगता है। शिवरिंग होते होते हुए आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, राइट। एंड ये टेम्परेचर तब तक बढ़ता है जब तक ये सेट पॉइंट को मीट ना हो, राइट। एंड ये सेट पॉइंट उतना तब तक रहता है जब तक आपके बॉडी में ये पायरोजन है। तो जब तक आपके बॉडी में ये पायरोजन रहेगा, सेट पॉइंट वह तब तक रहेगा, तब तक आपका बॉडी का टेम्परेचर उस लेवल पे मेंटेन रहेगा। अब समझो, कंसीडर करो कि ये पायरोजन गायब हो गया। अब पायरोजन गायब हो गया तो क्या होगा, इसका जो सेट पॉइंट ऊपर चला गया था फिर से ये नॉर्मल को आ जाएगा। यानी कि अब आपकी बॉडी, ये जो आपका फीवर ऊपर बढ़ चुका था, इसको फिर से 37 डिग्री सेल्सियस लाने की कोशिश करेगी। वो कैसे करेगी, आपको टेम्परेचर लॉस करना है। टेम्परेचर लॉस करना है तो आपको स्वेट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस फेज में आपको स्वेटिंग होते होते ये आपका टेम्परेचर नीचे पहुँच जाता है, यानी कि ऐसा ही होता है। तो बेसिकली इस फेज में आपको बहुत ठंड लगती है, इसलिए इसको कोल्ड फेज भी बोलते हैं। इस फेज में आपकी बॉडी बहुत गर्म है, इसलिए इसको हॉट फेज भी बोलते हैं। एंड बाद में यहाँ पे आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो रहा है, आपकी बॉडी पूरी तरह से गीली हो जाती है, राइट, इसलिए इसको वेट फेज भी बोलते हैं। तो एंड दीज 3 फेजेस आर द क्लासिकल फेजेस ऑफ द मलेरियल फीवर। बात समझ में आ रहा है, पहले बहुत ठंड लगती है, बाद में बहुत बुखार आता है, बाद में आपको स्वेट होकर बुखार कम हो जाता है, राइट। अब मैंने बताया कि ये सब कुछ जो होता है ये पायरोजन्स की वजह से होता है। टाइफाइड में ऐसी बात नहीं होती। टाइफाइड में बात क्या होती है, ये पायरोजन जो एक बार चालू हो गया तो आपकी बॉडी में कंटिन्यूस पायरोजन रहता है, इसकी वजह से आपको सस्टेन्ड हाई फीवर मिलता है। बट मलेरिया में ऐसी बात नहीं होती, ये पायरोजन आपकी बॉडी में कंटिन्यूस नहीं रहता है, हमारी बॉडी इसको मेटाबोलाइज कर सकती है। अब पायरोजन का नाम आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद, राइट। तो ये जैसे मेटाबोलाइज हो जाएगा आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। एंड ये पायरोजन मलेरिया में फिर से आपको 2 से 3 दिन का या 3 से 4 दिन का गैप के बाद फिर से पायरोजन आता है, फिर से आपको ठंड लगती है, बुखार आता है, एंड फिर से आपको स्वेटिंग होने लगती है। फिर ये फीवर आपका जाएगा, फिर से 3 से 4 दिन का गैप आएगा, एंड फिर से वही कहानी शुरू हो जाए, राइट। तो यानी कि मलेरिया में जो फीवर है ये उतार चढ़ाव में आ रहा है, जा रहा है। तो ऐसे पैटर्न ऑफ फीवर को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। इस बात को याद रखिए, कौन सा बोला मैंने, इंटरमिटेंट फीवर, जो मलेरिया में है। एंड जो टाइफाइड में हमने देखा था सस्टेन्ड हाई फीवर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पायरोजन। बात समझ में आई। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फीवर। चलो, तो ये मैकेनिज्म हो गया। अब हम थोड़ा सा आते हैं मलेरिया की तरफ, राइट। अब मलेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ प्लाज्मोडियम। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है। एंड प्लाज्मोडियम में ये सब स्पेसीज आते हैं, वाइवेक्स, मलेरिया, फाल्सीपेरम एंड ओवल। अब ध्यान देने की बात, देखो ध्यान देने की बात यह है, इसमें से जो मोस्ट कॉमन मलेरिया आपको होता है वो वाइवेक्स की वजह से होता है। तो वाइवेक्स की वजह से मोस्ट कॉमनली आपको मलेरिया होता है, यानी कि मोस्ट कॉमन मलेरिया सीन बिकॉज ऑफ वाइवेक्स स्पेसीज, राइट, या सब स्पेसीज बोलिए। एंड सबसे डेंजरस मलेरिया आपको होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फाल्सीपेरम, राइट। अब ये मलेरिया जो होता है दैट इज वेरी डेडली, इसमें हमारी डेथ भी हो सकती है, बहुत सीवियर होता है। एंड सीवियर कंडीशन को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट, एंड इसलिए इसको मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं। मैलिग्नेंट मलेरिया बोलेंगे, या ये मैलिग्नेंट यानी कि सीवियर क्यों है, बेसिकली यह मलेरिया हमारे ब्रेन पे यानी कि सेरेब्रम पे काम करता है, सेरेब्रम को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको सेरेब्रल, इज दिस विजिबल, इसको हम सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। इसको आइदर मैलिग्नेंट मलेरिया बोलिए या सेरेब्रल मलेरिया बोलिए। बात समझ में आई। तो मोस्ट कॉमन बिकॉज ऑफ वाइवेक्स एंड मोस्ट फेटल यानी कि डेंजरस बिकॉज ऑफ फाल्सीपेरम। ये इसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलेंगे या सेरेब्रल मलेरिया भी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलो, अब बेसिकली बात क्या है कि दिस इज अ इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, इंट्रा सेल के अंदर रहने वाला पैरासाइट होता है, ठीक है। देखो दिस इज अ, एंड इनके जो फेवरेट सेल है हमारी बॉडी में दैट इज आवर आरबीसीज, आपको दिख रहा है आरबीसी, राइट। एंड इस आरबीसी के अंदर ये पैथोजन रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इंट्रासेलुलर पैथोजन, राइट। अब इसका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है।
अब इसके जो डायग्नोसिस या इसको जो पहचानते हैं कि किसी को मलेरिया हुआ है तो वो कैसे करते हैं, इस टेस्ट को हम बोलते हैं ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। याद रखिए, ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें हमारे खून के सैंपल लिया जाता है बाय एक प्रिकिंग अ नीडल, एंड इस खून को हम ग्लास स्लाइड के ऊपर ऐसे फैला देते हैं पतले लेयर में, एंड उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। एंड इस ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन में देखो, दिस इज अंडर माइक्रोस्कोप, ये आपके आरबीसीज है, एंड आरबीसी में आपको ये इस तरह से डायमंड शेप रिंग शेप में दिखता है। कैसे दिखता है? रिंग शेप। रिंग शेप मतलब, रिंग मतलब अंगूठी, राइट। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखने की कोशिश करो, ये इसका रिंग हो गया एंड ये इसका डायमंड हो गया, दिख रहा है आपको? तो इस तरह से रिंग शेप अगर ये पैरासाइट आपको आरबीसी के अंदर दिख रहा है तो दिस इज अ डायग्नोसिस ऑफ योर मलेरियल पैरासाइट। बात समझ में आ रहा है? राइट। तो इस टेस्ट को क्या नाम दोगे? फिर से बोलो एक बार, ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, राइट। अब इस डिसीज का फैलाव जो होता है वो कैसे होता है? देखो, इस डिसीज का फैलाव जो होता है ये होता है बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। पहले तो बात करो कि भाई मस्कीटो में, लेकिन सभी मस्कीटो से ये नहीं होता, आपको कुछ बातें थोड़ी सी याद भी रखनी पड़ेगी, तो ये बातें आप नोट डाउन कीजिए। तो एडीज जो स्पेसीज होता है मस्कीटो का, एडीज ADES, इसकी वजह से आपको बेसिकली चिकनगुनिया और डेंगू की फीवर होता है, इससे आपको येलो फीवर भी होता है, राइट। एनाफिलिस आपके सामने है, इसकी वजह से आपको मलेरियल फीवर होता है। एंड जो थर्ड स्पेसीज है दैट इज अ क्यूलेक्स, इसकी वजह से आपको दैट इज अ फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मलेरिया की, तो उसमें आएगा एनाफिलिस। अब एनाफिलिस में भी आपको याद रखना है कंप्लीटली, दैट इज अ फीमेल, राइट। तो बेसिकली मेल्स कभी काटते नहीं, फीमेल्स ही हमें काटते रहते हैं। मस्कीटो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए। तो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो बेसिकली उनकी काटने की मजबूरी, कैसे मजबूरी है? तो फीमेल्स का काम होता है एग लेइंग। अब एग लेइंग करना है तो उनको ज़रूरत होती है हाई प्रोटीन्स की, राइट। अब ये हाई प्रोटीन उनको फूलों पत्तों से नहीं मिलते, राइट, एंड इसलिए उनको ब्लड की तलाश होती है, ब्लड से उनको बहुत मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, राइट। इसलिए जनरली फीमेल्स ह्यूमंस को काटते रहते हैं ब्लड मील के लिए, ठीक है। बट ये मील लेते समय ये हमारे बॉडी में ये ट्रांसमिट कर देते हैं। अब देखो, हम बात करेंगे द साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट इन ह्यूमन एज वेल एज मस्कीटो। देखो, इस साइकिल को आपको बहुत केयरफुली लर्न करना है। ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम दिस स्लाइड इज MCQ, राइट। यहाँ पे कुछ है, हम यहाँ पे कुछ मेंशन भी और करेंगे, पूरी तरह से ध्यान देना है। देखो, इस मस्कीटो की या मलेरियल की फीवर की जो शुरुआत होती है ये मस्कीटो बाइटिंग से होती है। देखो, इधर का जो आप येलोइश एरिया देख रहे हो इट इज़ इन अ ह्यूमन, एंड ये जो ग्रीनिश एरिया आप देख रहे हो इट इज़ इन अ मस्कीटो, राइट। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो होती है वो मस्कीटो बाइटिंग से होती है। अब मस्कीटो बाइटिंग जब कर रहा है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में इस मलेरियल पैरासाइट का एक स्टेज होता है दैट इज नोन एज अ स्पोरोजोइट स्टेज। स्पोरोजोइट यानी कि ऐसे लंबे लंबे फॉर्म ऑफ होते हैं, आपको दिख भी रहे, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट स्टेज में हमारे बॉडी में एंट्री करता है। तो ये आपका पहला वर्ड एंड पहला MCQ। तो आपके लिए यहाँ पे MCQ बनेगा, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट फॉर द ह्यूमन इज, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट फॉर ह्यूमन इज, इट इज अ स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट फॉर्म में वो एंट्री किया। अब आपके बॉडी में मच्छर किधर भी काटने दो एंड ये पैरासाइट कहीं पे भी एंट्री करने दो, बाकी कोई एनवायरनमेंट उसको पसंद नहीं आता, एंड ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाता है हमारे लीवर सेल में, यानी कि फर्स्ट सेल इन्फेक्टेड बाय द मलेरियल पैरासाइट इट इज अ liver cell. This is again one MCQ, right? First organ or first cell it is infected by the malarial parasite is liver. अब लीवर के सेल में जाएगा क्योंकि इट इज़ इंट्रासेलुलर एंड वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट यानी कि एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एंटर कर जाना, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे वो एंटर किया स्पोरोसाइट स्टेज में एंड उसमें से वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेरोजोइट स्टेज। स्पोरोसाइट इनटू मेरोजोइट किस ऑर्गन में? लीवर में। एंड लीवर सेल में इनकी संख्या बढ़ने लगती एंड बढ़ते बढ़ते एक हद तक बढ़ने के बाद इस लीवर सेल को ये रप्चर कर देते, बस्ट कर देते एंड बहुत सारे मेरोसाइट बाहर निकल जाते, ठीक है। अब जैसे बाहर निकले इसमें से बहुत सारे अगेन अनदर न्यू लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे ये साइकिल चलती रहती है। दिख रहा है आपको ये साइकिल, राइट। तो इस साइकिल को हम नाम देंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद, इसको मार्क करके रखते हैं, ठीक है, इसको नाम देना है, राइट। अब इसमें से जो कुछ मेरोसाइट रिलीज हुए तो ये मेरोसाइट उसमें से जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंड ब्लड स्ट्रीम में उनके जो फेवरेट सेल है आप जैसे कि जानते हो RBC, तो ये RBC को इन्फेक्ट करने लगते हैं। अब RBC में ये जाने के बाद RBC में उनका फिर से डेवलपमेंट होता है
एंड वो आ जाता है इनटू रिंग फॉर्म। अब रिंग फॉर्म में जो इनका नाम हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रोपोजाइट, या इसी को हम शिजोंट भी बोलते हैं, शिजोंट, ठीक है। ट्रोपोजाइट और शिजोंट ये रिंग फॉर्म में होता है एंड इनकी संख्या भी यहाँ पे बढ़ने लगती है एंड बढ़ते 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 अगेन ये आरबीसी को फिर से रप्चर कर देते हैं एंड फिर से नए आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे साइकिल चल रही है। अब आप बताइए ये साइकिल किस सेल में चल रही है? आरबीसी में चल रही है। आरबीसी यानी कि आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स एंड दैट्स व्हाई दिस साइकिल इट इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी बोलते हैं या एरिथ्रोसाइटिक फेज भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस साइकिल के पहले ये साइकिल हो रही थी, तो आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, राइट। दिस इज कॉल्ड एज प्री एरिथ्रो, राइट। ये बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए। प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल आपको बोलना है, ठीक है, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक, राइट। तो यहाँ पे बात क्या होती है, जरा इधर फिर से ध्यान दीजिए। अब ये आरबीसी में गए, इनका डेवलपमेंट हुआ। अब आरबीसी में इनको रहना है, बढ़ना भी है, तो कुछ खाना भी है। अब आरबीसी में खाने के लिए होता क्या है आप जानते हो, आरबीसी कंटेन ओनली हीमोग्लोबिन एंड ये हीमोग्लोबिन को खाते खाते हुए बढ़ते जाते हैं एंड बढ़ते बढ़ते इनका मेटाबॉलिज्म होते रहता है। हीमोग्लोबिन को ये मेटाबॉलाइज कर देता है इनटू टॉक्सिक सब्सटेंस। इस बात को याद रखिए, टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज अ हीमोजोइन एंड वो भी तभी रिलीज होता है जब आरबीसी आपकी रप्चर हो रही, राइट। अब बेसिकली हीमोजोइन ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि ये आपके लिए पायरोजन है। आप बताइए पायरोजन मीनिंग क्या होगा इसका? तो इस पायरोजन की वजह से आपको ठंड बच के बुखार आने लगेगा, ठंड बच के बुखार आएगा, राइट। एंड यह बाद में टॉक्सिन आपकी बॉडी मेटाबॉलाइज भी कर देती है एंड ये बाद में आपका बुखार 2-3 घंटे के बाद अपने आप उतर भी जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू ये आता है कि भाई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द मलेरियल पैरासाइट इज, आपको आंसर क्या रहेगा? हीमोजोइन। ये तो सिंपल हो गया, एमसीक्यू ट्विस्ट कर रहे हैं, देखो। द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द मलेरियल पैरासाइट इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ, एंड पहला ऑप्शन वहाँ पे होगा हीमोजोइन। क्या आंसर करोगे? हीमोजोइन नहीं करना, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। बात समझ में आया? हीमोजोइन इट इज अ टॉक्सिन एंड इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। तो इस तरह से बात होती है। अब देखो ये जो साइकिल है, यानी कि ये एंटर करना, रूपांतरण होना, नंबर बढ़ना एंड रप्चर हो जाना, इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए नियरली हमें 3 से 4 दिन लगते हैं। तो ये हीमोजोइन आपकी बॉडी में कब रिलीज होगा? 3 से 4 दिन के बाद ही होगा, राइट। एंड इसलिए आपको एवरी 3 से 4 दिन के बाद ये बुखार आता है, यानी कि इसको हम बोल रहे थे इंटरमिटेंट फीवर, याद आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको ये 3 से 4 दिन बाद फीवर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोजोइन, राइट। ये हो गई आपकी एरिथ्रोसाइटिक फेज। इससे पहले वाली प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज जो कि लीवर में होती है। अब इसी में से कुछ ट्रोपोसाइट ये डेवलप होते हैं इनटू गैमेट सेल्स, डेवलप होता है इनटू गैमेट सेल, जिनको हम गैमेटोसाइट बोलते हैं। इसमें आपका मेल गैमेट भी रहेगा एंड फीमेल गैमेट भी रहेगा, राइट। अब गैमेट्स यानी कि बेसिकली सेक्सुअल स्टेज, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, सेक्सुअल साइकिल इधर होगा। सेक्सुअल स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल स्टेज इज अटेन्ड इन ह्यूमन, बट बात यह है कि ये जो गैमेटोसाइट है उनका फ्यूजन होकर जो जायगोट बनता है, ये प्रोसेस ह्यूमंस में नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? बेसिकली ह्यूमंस का जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी हाई टू फ्यूज फॉर द फ्यूजन ऑफ दिस गैमेट एंड ये इस टेम्परेचर में फ्यूजन नहीं कर पाते, इसलिए जायगोट ह्यूमंस में नहीं बनता, राइट। तो फिर ये जायगोट कब बनता है? अब देखो इस स्टेज में अगर ये पैरासाइट हमारे ब्लड में है, यानी कि गैमेटोसाइट स्टेज में है, एंड इस स्टेज में और एक बार अगर हमें मस्किटो ने, किसी और मस्किटो ने, फीमेल ने काट लिया, राइट, तो उसके बॉडी में ये गैमेट्स जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अब उसके ये बेसिकली ओरल कैविटी से या उसके जो स्नाउट होता है उसके वहाँ से ये बेसिकली इंटेस्टाइन में जाएंगे एंड इंटेस्टाइन में यानी कि उसको हम गट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको शब्द क्या रहेगा? गट। तो ये मस्किटो के गट में दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है और उससे यहाँ पे जायगोट बन जाता है। तो जायगोट जो बनेगा मस्किटो के गट में बनेगा, राइट। अब जायगोट बनना यानी कि सेक्सुअल साइकिल और सेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ, राइट। तो ये मस्किटो में होती है, बट सेक्सुअल स्टेज, केयरफुली ध्यान दीजिए, स्टेज इज अटेंडेड इन ह्यूमन, साइकिल इज ऑकरिंग इन द मस्किटो। बात समझ में आ रहा है?
अब इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, ये आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक। इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो कैनेट, ओसिस्ट वगैरह वगैरह ये सब कुछ गट में होता है। एंड गट में होते होते हुए अल्टीमेटली यह पहुंच जाता है इनटू अगेन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मस्कीटो, राइट। एंड सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मस्कीटो तक पहुंचने तक यह फिर से आ जाता है इनटू स्पोरोजाइट स्टेज। एंड इस स्टेज में अगर ये मस्कीटो में है एंड इस स्टेज में अगर ये किसी इंसान को काटते हैं तो और इंसान को ये ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरह से साइकिल चलती है। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, राइट। तो जैसे ही काटेगा कौन से स्टेज में एंट्री करेगा, स्पोरोजाइट स्टेज में। पहली सेल कौन सी अफेक्ट होगी, लीवर सेल। लीवर सेल में कौन सा फॉर्म बनेगा, मेरोजाइट। लीवर सेल में जो साइकिल चलेगी वो कौन सी चलेगी, प्री रेथ्रोसाइटिक साइकिल। वहां से कुछ जो जाएंगे मेरोजाइट किस में जाएंगे, ब्लड में, आरबीसी में, वहां पे साइकिल चलेगी, कौन सी चलेगी, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। एंड यहाँ पे किस स्टेज में वो आ जाएगा, ट्रोपोसाइट या सिजोन। एंड कौन सा टॉक्सिन बनेगा, हीमोजाइन। साइकिल को कितने दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन। हीमोजाइन कब रिलीज होगा, 3 से 4 दिन बाद। तो फीवर कब आएगा, 3 से 4 दिन के बाद ही आएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ डेवलप होता है इनटू द गैमेटोसाइट, राइट। अब गैमेट जब डेवलप होंगे तो यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो पाता, दैट्स व्हाई इट इज ओनली अ स्टेज, सेक्सुअल स्टेज। बट इनका फ्यूजन होगा मस्कीटो के गट में, दैट इज अ सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। एंड ये साइकिल से फिर से ये स्पोरोजाइट बनते हैं अप टू द सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे देखिए तो मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट लग रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 होस्ट लग रहे हैं, पहला एक मस्कीटो लग रहा है एंड दूसरा एक ह्यूमन लग रहा है, यानी कि 2 होस्ट लग रहे हैं। तो ऐसे पैरासाइट को हम डाइजेनिक पैरासाइट बोलते हैं। यहाँ पे शब्द जो है दैट इज अ डाइजेनिक, ठीक है, राइट। अब जिस होस्ट में सेक्सुअल साइकिल चल रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है। एंड जिसमें ए सेक्सुअल साइकिल होती है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। यहाँ पे द बोर्ड इज नॉट रनिंग, तो यहाँ पे याद रखिए दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे दीज ऑल आर MCQs, केयरफुली कॉपी इट। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ योर NCERT, केयरफुली रीड इट। अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे तो दिस इज द साइकिल इन द मस्कीटो एंड दिस इज इन द ह्यूमन। एंड ह्यूमन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्सुअल स्टेज वर्ड मिलेगा, इसको केयरफुली याद रखिए। सेक्सुअल स्टेज इन ह्यूमन, सेक्सुअल साइकिल इन मस्कीटो, ठीक है। अब इसकी जो है हम समरी फॉर्म ही देखेंगे। समरी फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आपको पता है, याद भी आ रहा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में स्पेसीज है वाइवेक्स, मलेरिया, फाल्सीपेरम और एक ओवेल रहेगा, इसमें से मोस्ट कॉमन वाइवेक्स, मोस्ट डेंजरस फाल्सीपेरम, राइट। उसके बाद जो है कैसे फैलता है, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की वजह से फैलेगा ये, राइट। एंड इसका जो फेवरेट सेल्स आप जानते हो दैट इज लीवर एज वेल एज आरबीसी में इनका इन्फेक्शन होगा। क्या आता है आपको, हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स, ठंड बच के बहुत ज़्यादा बुखार, ठीक है। एंड दैट इज रिकरिंग एवरी 3 to 4 डेज। अब ये भी आपको समझ में आया कि भाई 3 to 4 डेज के बाद क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोजाइन एंड दैट इज रिलीजिंग आफ्टर एवरी 3 to 4 डेज। हेडेक तो आएगा ही, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन आएगा, सीवियर केसेस किस में होते हैं आप जानते हो, वो फाल्सीपेरम में होता है जिसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट इज उसमें आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है, राइट। उसके बाद जो डायग्नोसिस मैंने आपको बताया, ब्लड स्मीयर, हमारे खून का सैंपल लेके हम ग्लास लाइट में देखते हैं, दैट इज ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, इसमें हम देखेंगे रिंग फॉर्म। एंड प्रिवेंशन जो है इसका, प्रिवेंशन ऑफ मस्कीटो बाइट, क्योंकि ये मस्कीटो बाइट से ही ये फैलता है, ठीक है। तो दिस इज योर मलेरिया। तो नेक्स्ट डिसीज दैट इज अगेन वन डिसेंट्री। देखो इससे पहले जो हमने देखा डिसेंट्री दैट वाज बिकॉज ऑफ शिगेला डिसेंट्री, दैट वाज अ बैसिलस, राइट। तो उसको हम बैसिलरी डिसेंट्री भी बोलते हैं। अब ये जो डिसेंट्री देख रहे हैं आप, डिसेंट्री मतलब आपके समझ में आया कि भाई इसमें क्या रहेगा, स्टूल में ब्लड एंड म्यूकस रहेगा, राइट। तो ये जो डिसेंट्री हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ अमीबा हो रही है एंड इसलिए इसको हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री, या सिंपली अगर बोलना है तो इसको हम बोल सकते हैं अमीबियासिस, राइट। अब जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ अमीबा, राइट। तो ये अमीबा है, आप जानते हो इसको, आप 5वें से इसको पढ़ते आ रहे हो। इसका जो पूरा नाम होता है दैट इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। देखो एम्स में अगर इस क्वेश्चन को अगर पिस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे एंटामीबा के अदर स्पेसीज भी वहाँ पे भी मेंशन किए जा सकते हैं, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। अब सिंपल सा मीनिंग है हिस्टोलाइटिका, हिस्टो यानी कि टिश्यू, लाइसिस यानी कि उसका डैमेज। अब आपको पता है कि भाई डिसेंट्री में आपका टिश्यू डैमेज होना जरूरी है, टिश्यू यानी कि हिस्टो
एंड लाइटिका यानी कि डैमेज करने वाला, ठीक है। एंड इसकी वजह से आपको डिसेंट्री होता है, राइट। अब देखो इस अमीबा की अगर हम बात करेंगे तो इसका इन्फेक्शन आपको कैसे होता है, यहाँ पे केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। तो इसका इन्फेक्शन बेसिकली इसके सिस्ट फॉर्म से होता है। ये इसका ट्रोपोसाइट फॉर्म है, इससे आपका इन्फेक्शन नहीं होगा। इसका इन्फेक्शन जो आपको होता है सिस्ट फॉर्म से, राइट। अब सिस्ट यानी कि बेसिकली बात क्या होती है, जब भी एनवायरनमेंट खराब होता है तो ये एनसिस्टेशन प्रोसेस की वजह से सिस्ट बना सकता है, राइट। एंड सिस्ट के अराउंड एक कोटिंग हो जाती है जिसकी वजह से ये बहुत रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एंड इसी की वजह से इनका इन्फेक्शन हमें हो सकता है। ट्रोपोसाइट बहुत डेलिकेट होता है, इसका इन्फेक्शन हमें हो नहीं सकता, क्योंकि ये अगर हमारे ओरल कैविटी से अगर स्टमक में हमारे जाते हैं तो यहाँ पे होता है एसिड, एंड इस एसिड में आपका ट्रोपोजोइट जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ पे जो जिंदा रहेगा सिस्ट फॉर्म ही, क्योंकि वो रेजिस्टेंट फॉर्म होता है, राइट। तो इसलिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है अमीबा की, दैट इज़ अ सिस्ट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राइट। पूरे इन्फेक्टिव स्टेजेस आपको याद रखने। मलेरिया हमने देखे, उसमें कौन सी थी, राइट, स्पोरोजाइट। तो उसी तरह से इसमें तो अमीबा में जो इन्फेक्टिव स्टेज है दैट इज़ अ सिस्ट स्टेज, या इसको हम क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये सिस्ट जाता है आपके स्टमक में से एसिड में रेजिस्टेंट है, दे गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली आपको बात याद रखनी है कि इसका इन्फेक्शन आपको आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, राइट। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा तो बेसिकली ये सिस्ट में से फिर से ट्रोपोसाइट फॉर्म में आता है। ट्रोपोसाइट आपका मोटाइल होता है, आप जानते हो, अमीबिक मोबिलिटी हम बोलते हैं इसको, राइट। एंड ये मोबिलिटी करके यहाँ से इंटेस्टाइन में ये आर पार घुसने लगता है, यानी कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन के ये आर पार जाता है, आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करते हुए। एंड इंटेस्टाइन डैमेज हो रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे स्टूल में से ब्लड एज वेल एज म्यूकस आने लगता है, दैट इज अ डिसेंट्री, आप जानते हो। अब बात ये होती है कि इससे आगे हम पढ़ेंगे, तो ये जैसे ही आपके इंटेस्टाइन को पियर्स करते हैं, आर पार जाते हैं, तो ये आपके ब्लड वेसल में पहुँच जाते हैं। एंड ब्लड वेसल जैसे कि आप जानते हो, आपके इंटेस्टाइन के सारे ब्लड वेसल वाया द पोर्टल वेन ये रीच करता है आपके लीवर को, एंड लीवर में ये पहुंच जाते हैं। एंड लीवर में पहुंचने के बाद यहाँ पे ऑर्गन में, लीवर में ये पस बनाने लगते हैं। देखो पस यानी कि अगर ये वुंड में अगर ये कलेक्शन ऑफ WBC हो रहा है तो उसको हम पस बोलते हैं, बट यही कलेक्शन अगर किसी ऑर्गन में हो रहा है, राइट, इनसाइड ऑर्गन, तो हम इसको अब्सेस बोलते हैं, राइट। तो ये बन जाएगा आपका लीवर अब्सेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर में अब्सेस करता है, ये आपके लंग्स में भी अब्सेस कर सकते हैं। एंड मोस्ट डेंजरस बात, ये आपके ब्रेन में भी अब्सेस कर सकते हैं, इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अमीबा को इतना सादा सुदा मत समझिए, राइट। तो इस तरह से ये बात होती है। चलो तो एंड इसमें आपको डिसेंट्री के सिम्टम भी आएंगे। डिसेंट्री सिम्टम आपको क्या है ये पता है, राइट। एंड इसका इन्फेक्शन कैसे हो रहा है ये भी आपको समझा। अब इनका इन्फेक्शन और एक वजह से भी होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो दिस इज अ हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई यानी कि इंसेक्ट, अब ये भी इस इन्फेक्शन को फैलाने में मदद करते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक को हट के जरा हम थोड़ा साइड में आता है, जरा आता है इंसेक्ट की तरफ जो डिसीज़ को फैलाते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट जो डिसीज़ को फैलाते हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स ऑफ द इन्फेक्शन। तो अभी तक हम देख रहे थे कि भाई आपका जो इन्फेक्शन है हवा से फैल रहा है, पानी से फैल रहा है, फूड से फैल रहा है। अब हम बात यह कर रहे हैं कि ये इंसेक्ट से भी फैल रहा है। तो हवा, पानी और आपका जो है फूड, ये भी इन्फेक्शन को फैला रहे, इंसेक्ट भी इन्फेक्शन को फैला रहे। तो इन दोनों में फ़र्क है, देखो। एंड इन सभी को एक साथ हम बोलते हैं एजेंसीज ऑफ इन्फेक्शन, एजेंसीज ऑफ इन्फेक्शन, राइट। मतलब कि ये सभी इन्फेक्शन को फैलाने में रोल निभाते हैं, एजेंसीज ऑफ इन्फेक्शन। एंड इसमें बेसिकली दो आते हैं। तो व्हीकल्स ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें आपका फूड, वाटर एंड एयर को हमने देखा, तो दीज आर कॉल्ड एज व्हीकल्स ऑफ इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स, इनको हम बोलते हैं वेक्टर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जो भी इंसेक्ट्स बीमारियों को फैलाते हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स ऑफ इन्फेक्शन। एंड इसमें अगेन दो कैटेगरीज हमें पढ़ने हैं, राइट। बायोलॉजिकल वेक्टर एंड मैकेनिकल वेक्टर।
मैकेनिकल, बायोलॉजिकल वेक्टर एंड मैकेनिकल वेक्टर, देख रहे हो आप। तो हमने पहले क्या लिखा, एजेंसीज ऑफ इन्फेक्शन, उसमें दो कैटेगरीज, व्हीकल्स एंड वेक्टर्स। व्हीकल्स में आता है फूड, वाटर, एयर, एंड वेक्टर्स में अभी हमारा आ रहा है बायोलॉजिकल वेक्टर एंड मैकेनिकल वेक्टर। अब इन दोनों में फर्क कैसा, बोथ आर इंसेक्ट्स एंड बोथ आर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शंस, राइट। तो इन दोनों में फर्क कैसा है, देखो बायोलॉजिकल वेक्टर किसको बोलना है, केयरफुली सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्स में आपको इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेक्टर तभी बोला जाता है, इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन कि पैथोजन, देखो केयरफुली सुनिए, पैथोजन शुड बी कैरिड इनसाइड द बॉडी ऑफ द वेक्टर, पैथोजन शुड बी कैरिड इनसाइड द बॉडी ऑफ द वेक्टर, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज दैट देयर शुड बी आइदर डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पैथोजन। बात समझ में कि आपको, आइदर डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज डेवलपमेंट, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, जैसे कि हमने देखा स्पोरोजाइट, मेरोजाइट, ट्रोपोजाइट वगैरह वगैरह, तो दिस इज डेवलपमेंट। मल्टीप्लीकेशन, नंबर बढ़ना, राइट, ये दोनों में से कोई चाहिए, आइदर डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन अगर हो रहा है, राइट। तो इसमें क्या क्या देखा हमने, इनसाइड बॉडी, एंड दूसरा क्या है, आइदर डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल वेक्टर, राइट। अब मैकेनिकल कब बोलना है, तो मैकेनिकल में ये दो कंडीशंस नहीं होते, मतलब ये वहां पे नहीं होते, मतलब कि पहला कंडीशन इसमें होगा द पैथोजन इज कैरिड ऑन बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, राइट, ये बॉडी के अंदर कैरी नहीं होगा, बॉडी सरफेस के ऊपर कैरी होगा। दूसरा कंडीशन, देयर शुड नॉट बी डेवलपमेंट और मल्टीप्लीकेशन, ना वहां पे डेवलपमेंट होगा ना वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल। अब इसके एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है बायोलॉजिकल में एग्जांपल आप भी बोल सकते हो, कौन सा, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, हमने देखा ना, उसमें गैमेट्स, जाइगोट्स, ऊकानेट, ओसिस, स्पोरोजाइट वगैरह डेवलपमेंट भी हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा था, ठीक है। एंड इसका जो एग्जांपल है मैकेनिकल वेक्टर का, ये आपके सामने दिख रहा है आपको, एंड दैट इज हाउस फ्लाई, राइट। अब हाउस फ्लाइज भी बहुत इन्फेक्शन को फैलाने में बहुत ज़्यादा रोल निभाते, कैसे, तो बेसिकली हाउस फ्लाई की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ अ वेरी रेस्टलेस इंसेक्ट। रेस्टलेस इंसेक्ट मतलब क्या हो गया, एक जगह पे बैठने वाला है ही नहीं, आप उसको कितना भी अच्छा स्वीट दीजिए, एक जगह पे बैठ के घंटा भर खाए, ऐसी बात होने ही नहीं वाली। यहाँ पे थोड़ा बैठेगा, वहाँ पे थोड़ा बैठेगा, घर के अंदर बैठेगा, घर के बाहर जाएगा। अब जब घर के अंदर है तो आपका फूड उसका फूड है, एंड जैसे ही घर के बाहर जाएगा आपका अनडाइजेस्टेड फूड इज द फूड ऑफ दैट। समझ में आ रहा है ना, अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि आपका फीकल मैटर उसका फेवरेट फूड होता है। अब जैसे ही वो फीकल मैटर पे बैठती है, ये जो फीकल मैटर होता है ये इसके पैरों को अटैच हो जाता है, राइट। अब पैरों को अटैच हो गया मतलब बॉडी सरफेस के ऊपर कैरी हो रहा है, ठीक है। एंड फिर से वहाँ पे भी उसका मन नहीं लगता, वो फिर से घर के अंदर, एंड ये घर के अंदर आने के बाद आपके फूड के ऊपर, एंड ये जो मैटर अटैच हुआ था ये फूड के अंदर। अब दोनों का भी कलर येलोइश होता नियरली, इसलिए समझ में नहीं आता, मतलब इनडायरेक्टली आपको ये क्या खिलाता है सोचिए, राइट। तो इस तरह से इन्फेक्शन को फैलाते हैं, एंड इनको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेक्टर। तो इसमें कौन सा एग्जांपल मिला, मस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, एंड इसमें आपको मिला, राइट, द हाउस फ्लाई। तो ये थोड़ी सी बात याद रखिए। अभी फिर से हम आते हैं हमारे अमीबा की तरफ, समरी फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है एंटामीबा हिस्टोलाइटी का पूरा नाम याद रखिए, ठीक। रूट ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, इन्फेक्टेड फूड और वाटर, बट इसमें कौन सा फॉर्म होना चाहिए, केयरफुली, सिस्ट, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, सिस्ट होना चाहिए, ठीक है, याद रखिए, राइट। उसके बाद जो है साइट ऑफ इन्फेक्शन आप जानते हो कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। सिम्टम्स, स्टूल विथ, आप डिसेंट्री के सिम्टम तो जानते ही हो, म्यूकस एंड ब्लड अगर है स्टूल में तो दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्री, एंड उसके साथ एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स यानी कि पेट में दर्द होना, मुरडा यानी मळ असं जोरात दुखणे वगैरह वगैरह त्याला म्हणतात, एंड कॉन्स्टिपेशन यानी कि डिफिकल्टी इन पैसेज ऑफ द स्टूल। कॉम्प्लिकेशन इसमें अमीबिक लीवर एब्सेस, जैसे कि मैंने बताया, एब्सेस यानी कि पस इन द ऑर्गन, ठीक है। एंड इसका जो एग्जामिनेशन है दैट इज डायग्नोस बाय द स्टूल एग्जामिनेशन। इसका मीनिंग कुछ गलत सलत मत लिखिए, डायरेक्टली स्टूल को एग्जामिनेशन नहीं करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली स्टूल को हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसको डिजॉल्व करते हैं, एंड उसका जो ड्रॉप है माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखते हैं, एंड उसमें अगर हमें ट्रोपोजाइट या सिस्ट अगर मिलता है तो दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ यस अमीबिक डिसेंट्री। तो ये हो गया आपका अमीबियासिस, राइट। अब इसका जो प्रिवेंशन है दैट इज अ फूड एंड वाटर हाइजीन होता है, एंड ये फ्लाई के थ्रू फैल रहा है, मतलब हाउस फ्लाई के थ्रू फैल रहा है, तो इसका भी कंट्रोल हमें बहुत ज़रूरी होता है। एंड बेसिकली
लोगों ने अवॉइड मतलब ओपन एयर डेफिकेशन अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ऊपर खुले मैदान में वगैरह शौचा को जाना नहीं है, आपने टॉयलेट रूम्स यूज़ करना होता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अमीबियासिस